बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक बार फिर आज वही सियासी भौचाल, वही सियासी तूफान बपा रहा। अदालत के अंदर भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी महाज़ाराई करने के लिए, मामलात को तूल देने के लिए सियासतदान जा चुके हैं। और क्योंकि यहाँ अब अदालती कार्रवाई के हवाले से मामलात चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब के जो कुछ केसेस हैं उनके अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कुछ छटते हुए नज़र आ रही हैं और कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। आज जो इंपॉर्टेंट केस था उसके हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। तोशाखाना रेफरेंस का केस था। इस तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर अब 13 मार्च को ये इमरान खान साहब को कह दिया गया कि आपको पेश तो होना पड़ेगा, फर्द जुर्म आयद होगा तो आपने पेश होना ही होना है, और फर्द जुर्म के अंदर आपकी पेशी के बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर नहीं आएंगे तो फिर गिरफ्तार करके ही लाना पड़ेगा। और किस तरीके से लेकर आएंगे, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है केस का, जरा वो मैं आपके सामने रखती हूँ। ये 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में जो है वो नाअहल किया था, और 22 नवंबर 2022 को इमरान खान ने के खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया था। फिर उसके बाद 15 दिसंबर आता है। 15 दिसंबर को इमरान खान को जो है वो 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया जाता है, और फिर 9 जनवरी को जब ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को तलब किया जाता है, वो पेश ना होने के लिए इस्तिगासा से दरख्वास्त जो है वो करते हैं और मंजूर की जाती है। 31 जनवरी आता है। 31 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जाती है, और 7 फरवरी को भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं होते अदालत को। अजीब बात यह है कि अदालत को अवेलेबिलिटी पूछनी पड़ती है। 21 फरवरी आता है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। एक बार फिर तलब किया जाता है कि आइए फर्द जुर्म तो जो है वो आयद करा लीजिए। 21 फरवरी को इमरान खान साहब फिर पेश नहीं होते हैं, और फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 28 फरवरी तक पहुंच जाती है। अब ये जो फर्द जुर्म आयद करने की जो तमाम कार्रवाई 28 फरवरी तक जाती है, वो 27 फरवरी इमरान खान ने जो है वो केस कचहरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है मुंतकिल करने की वो एक दिन पहले इस्तदा कर देते हैं। बहरहाल 28 फरवरी आता है, यानी उससे एक दिन बाद इमरान खान साहब इस दफ़ा भी पेश नहीं होते हैं। बाकी कुछ केसेस के अंदर पेश हो जाते हैं, और इस वाले केस के अंदर पेश नहीं होते। अदालत फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आगे जो है वो कर देती है। उसके बाद 5 मार्च को क्या होता है वो हमारे सबके सामने था। इस्लामाबाद पुलिस जाती है, पुलिस जाकर कहती है हम गिरफ्तार करके लाएंगे। आईजी साहब कहते हैं गिरफ्तारी कुछ नहीं हो सकती है, और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम गिरफ्तार करना चाहें ना तो हम कर लेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब को भी कानूनी तौर पर लाले पड़ गए। बहरहाल उसके बाद फिर आज जो है वो सुनवाई थी, और आज जो है वो क्योंकि कल दरख्वास्त खारिज कर दी थी, वो जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उसको मनसूख करने की दरख्वास्त की हुई थी इमरान खान साहब ने, वो तो हो गई कैंसिल। आज उन्होंने आना था, आज उनकी पेशी थी, आज फर्द जुर्म आयद होना था। वकील कहते हैं जी नहीं आ सकते, सिक्योरिटी के बड़े खदशात हैं, बड़े मसले हैं, तो इसलिए वो नहीं आ सकते, और वो नहीं आए। और इमरान खान साहब को अब कह दिया गया है जी कि 13 मार्च को आपने ट्रायल कोर्ट में पेश होना है। अब ज़रा प्रेसिडेंट देखें तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे, और इसको ज़रा मिलाकर देखें। कल लाहौर के अंदर एक बड़ी रैली होगी, और खबरें आ रही है कि इमरान खान साहब भी उसके अंदर मौजूद होंगे, तो सिक्योरिटी थ्रेट इधर और उधर उसका भी कंपैरिजन कर ले। फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर बढ़ेंगे और बात करेंगे जरदारी साहब के हवाले से, क्योंकि जरदारी साहब हमें आज एक्टिव नज़र आए हैं पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर एक्टिव होने का मतलब ये है कि उनको नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर एक वेज क्रिएट हो गया है। वो पंजाब जो सिर्फ मियादे नारे वजनगे वाला पंजाब था, अब वो तब्दील हो गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी सारी सीटें तोड़ ली हैं PMLN की। तो अब जरदारी साहब अपने हिस्से की सीटें लेने पंजाब आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं मैं यहीं से इंतखाबात लड़ूंगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। अभी शो शुरू होने तक भी मरियम नवाज साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी, और बार बार इमरान खान साहब को गीदड़ भी कह रही थी, भगौड़ा भी कह रही थी, और कुछ शर्म भी दिला रही थी कि देखें जी नवाज शरीफ साहब तो नहीं भागते अदालत से, इमरान खान साहब भागते हैं। अब मैं ज़रा मवाजना करने पर आऊँ, बिफोर ये कि मेहमानों की तरफ जाऊँ। मवाजना करने पे आए तो सब के सब अदालतों से केसेस के चक्कर में भागे हुए हैं, चाहे वो अदालत की वजह से भागे हों या फिर वो किसी NRO के तहत भागे हों। सब ने अदालतों को अच्छा खासा टाइम गेन करने के लिए मुख्तलिफ हरबे ज़रूर अपनाएं। ये पाकिस्तान के सियासतदानों के एक शेवा बन गया है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, दैट्स द
सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। आतिफ खान साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, साबिक जस्टिस रह चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अहमद पंसौता हमारे साथ मौजूद होंगे, बैरिस्टर अहमद पंसौता इज ऑल्सो लीगल एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सेकंड सेगमेंट से वो हमें ज्वाइन करेंगे। आतिफ खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं। खान साहब आज भी नहीं आए अदालत में, फिर वो कहते हैं कि मैं अदालतों की इज्जत भी करता हूं। बात ये भी ठीक है कि सिक्योरिटी के खदशे हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के खदशे सिर्फ अदालत में तो नहीं होने चाहिए ना। सिक्योरिटी के खदशे तो पॉलिटिकल रैलीज में और पॉलिटिकल गैदरिंग्स में भी होने चाहिए। तो क्या कल इमरान खान साहब जो लाहौर के अंदर एक बड़ा, हमाद अजहर साहब भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, लाहौर की तारीख देखेगी कि ये जो सूरत हाल डेवलप होगी, अगर ऐसी सूरत हाल डेवलप होनी है तो वहाँ भी इमरान खान साहब को सिक्योरिटी के खदशे हैं, वहाँ क्या होगा? बहुत शुक्रिया अनिका। सबसे पहले तो जरा आप ये टोटल जरा देख लें ओवरऑल कि इस वक्त इमरान खान साहब पे केसेस कितने रजिस्टर्ड हैं। मेरे ख्याल में शायद कल तक तो 76 थे, या हो सकता है आज हो सकता है 80 हो गए हों, क्योंकि ये तो इतनी तेजी से उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। और लग ये रहा है कि अगर आप कुछ चैनल्स देख लें, लग ये रहा है कि दहशतगर्द भी इमरान खान है, करप्शन भी इमरान खान ने की है, ये मुल्क में 75 साल हुकूमत भी इमरान खान ने की है, ये सारे कर्जे भी उसने लिए हैं, ये सारी जितनी भी पाकिस्तान की आज प्रॉब्लम्स हैं ये सारी इमरान खान की वजह से हैं। अगर आप नून लीग का या पीडीएम का बयानिया सुन लें 76 केसेस में, और दूसरी तरफ आप देख लें जो एक तो आप सिर्फ एक थ्रेट या सिर्फ एक शक का इजहार करते हैं, लेकिन उन पे तो प्रैक्टिकली कातिलाना हमला हुआ है। अल्लाह के शुक्र से बच गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ऑब्वियसली बहुत सीरियस इश्यूज हैं। अभी तक जो आपने आज से हो सकता है कि महीना पहले या 2 महीना पहले या 3 महीना पहले उनकी तो ऑब्वियसली फिजिकल कंडीशन, मतलब मैं खुद पर्सनली जाके मीटिंग हमारी होती रहती है, तो उनकी मेडिकल कंडीशन थी ऐसी कि उनको धक्का लग जाता या कोई और इस तरह का हो जाता क्राउड में, तो ऑब्वियसली फिर से दोबारा से वो सारा मसला हो जाता, शुरू हो जाता। और दूसरा सिक्योरिटी का, लेकिन खान साहब फिर कहा जा रहा है ना कि आप लोग खुद लोग लेकर जा रहे हैं, कारकुनान को लेकर जा रहे हैं, आपके बाकी लीडर्स जो हैं इमरान खान साहब की पेशी के लिए, तो वो लेकर ना जाए तो धक्के शक्के भी नहीं लगेंगे, सुकून से मामला सेटल हो जाएगा। देखिए सिक्योरिटी का जो इशू है, लीडर्स के साथ हमेशा से जो लीडर्स वाकई लीडर्स होते हैं, मतलब ये बनावटी या कागजी नहीं, जो एक्चुअल लीडर्स होते हैं, मतलब मेरा अगर यहाँ मर्दान में केस हो, मेरे साथ भी अपने दोस्त यार रिश्तेदार हल्के के लोग वैसे ही आ जाते हैं। उनका मकसद ये नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता जज को कोई डरा रहे हैं या धमका रहे हैं, लेकिन सिर्फ सॉलिडारिटी के लिए अगर खुद से लोग आना चाहते हैं तो वो बेशक आ जाएं। लेकिन जरूरी चीज सिक्योरिटी के हवाले से है, देखिए इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आपने शायद देखी हो वो कोर्ट, वो तो कोर्ट नहीं है, वो तो एक बिल्डिंग्स है, एक मार्केट है, वो कचहरी जो है। तो वहां पे सिक्योरिटी कैसे, मतलब इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं, अब जो कल खान साहब निकलेंगे उसमें इंशाल्लाह खान साहब की सिक्योरिटी का हम लोग खुद, क्योंकि वो हमारे लेकिन याद रखें आतिफ खान साहब केयर टेकर गवर्नमेंट ही है, आप लोगों को सिक्योरिटी अभी भी आपकी हुकूमत होते हुए वो वाकया वजीराबाद वाला हो गया, यहाँ केयर टेकर हुकूमत है जिसके बारे में आपको कोई ट्रस्ट भी नहीं है। बाय द वे वैसे ट्रस्ट होना भी नहीं चाहिए, मतलब जो जरदारी साहब का बेटा हो चीफ मिनिस्टर, और जो मतलब वो खुद कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा, और जो बाकी उनके मिनिस्टर्स हैं या जो हालात हैं, तो वो आप देख लें कि उसमें फिर क्या उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ हमारी केपी में जो कैबिनेट है वो ए टू जेड मतलब केयरटेकर सेटअप, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो न्यूट्रल लोग होंगे, वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, ए टू जेड सारे पीडीएम के, मतलब पीपल्स पार्टी के, एएनपी के, उनके कैंडिडेट। अच्छा, मुझे जस्टिस नासरा साहिबा की तरफ जाने दीजिएगा। वैसे आप कोई अपने आप को न्यूट्रल कहलाना नहीं चाहता, आप लोग न्यूट्रल पता नहीं कौन लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोगों ने न्यूट्रल लफ्ज को खराब किया है बाय द वे। जस्टिस साहिबा, ये इस टाइम पर तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब की मेरे ख्याल में कुछ 6वीं या 7वीं गैर हाजिरी हुई है, या पता नहीं 5वीं हुई है। ये गैर हाजिरी पे गैर हाजिरी हो रही है। एक आम शख्स, एक आम शहरी को ये फैसिलिटी हासिल होती है कि वो किसी तरीके से इस तरह से बार बार फर्द जुर्म आयद होना है और वो पेश ना हो।
نہیں، ایسی تو کوئی سہولت کسی کو بھی نہیں ہے. جب آپ لیتے ہیں بیل بیفور اریسٹ تو آپ کو عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے. یہ لازمی امر ہے، اور یہ اتنی ساری پیشوں پہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، تو اب تو ان کے نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ جو ہیں جاری ہوئے ہیں، اور پولیس لے کے آئی تھی اسلام آباد سے اور یہاں پہ لے گئی تھی زمان پارک، لیکن وہاں پہ اتنے لوگ موجود تھے کہ ان کو لے جایا نہ جا سکے، اور وہ کہہ رہی تھی پولیس اب خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، لیکن بالآخر ان کو مجبوراً خالی ہاتھ ہی جانا پڑا، کیونکہ میرا خیال ہے ہزاروں لوگ وہاں جمع تھے جو ان کو گھر کے نزدیک ہی نہیں آنے دے رہے تھے. پہلے تو وہ لے نہیں رہے تھے وہ جو آرڈر تھے، پھر شبلی فراز صاحب نے فائنلی لیا، ان کے ساتھ پہنچایا، پھر ایک کمرے میں ان کو جا کے دیکھنے بھی دیا. انہوں نے کہا خان صاحب یہاں ہے نہیں. تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو وہاں موجود تو ہونا چاہیے. ایک طرف سے یہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں کل اتنا بڑا جلسہ جو ہے اس پہ خطاب کرنے، اور وہ پبلک میں جائیں گے، تو وہاں بھی ان کو اسی طرح کے خدشات ہونے چاہیے جیسے عدالت میں. اور یہ عدالت کی سیکیورٹی پہ یا حفاظت پہ ان کو ڈپینڈ کرنے کے بجائے وہ اپنی اتنی ہزاروں لوگوں کی جو ہے فوج جس کو کہہ لیں، اس میں سے کچھ لوگ ایسے وہ منتخب کر سکتے تھے جو واقعی ان کی تحفظ کرے اور ان کے گر رہے. آپ کے اپنے صاحبزادے ولید اقبال صاحب نے، سینیٹر ولید اقبال صاحب نے بھی گرفتاری دی تھی، اور ایک وہ گرفتاری والی مہم بھی شروع ہوئی تھی جو کہ انتخابات کے ڈیسیجن آنے کے بعد وہ معطل کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب کو اب جو ان کے اپوزٹ لوگ ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، وہ اب کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف چھپ رہے ہیں قانونی طریقوں کے پیچھے. کیا آپ کی نظر میں خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک وہ پریسیڈنٹ رہا ہے نا کہ جو بھی گرفتاری دے گا سیاسی لیڈر، وہ ایک اور بڑا لیڈر بن کے ایمرج ہوگا. اصولاً تو جو ہوتا ہے قائد اس کو ہی پہلے کرنی چاہیے پہل، لیکن ان کی کوئی اپنی مصلحت ہوگی. میں تو ان کی پارٹی کی سیاست کو جانتی نہیں، لیکن ان کی مصلحت ہوگی نا. باقی سارے لیڈر تو گئے تھے اندر، اور میں تو خدا کا شکر کرتی ہوں کہ ولید تو 11 دنوں کے بعد واپس آ گیا، سالیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رہا، لیکن اس کا تجربہ جو تھا وہ اس کو تکلیف دہ محسوس نہیں ہوا، اور وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اس نے پارٹی کے فائدے کے لیے کیا، اور اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو گیا کہ الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں تو کم سے کم ہو جائیں گے 30 اپریل کو. تو ان کو منطقی انجام تو اپنا نظر آ رہا ہے. اگر عمران خان نہیں گئے تو وہ اپنے میرا خیال ہے کوئی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے نہیں گئے، لیکن سیاسی قیدیوں کو تو اس طرح کی نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ سکتی، میں تو کہہ رہی ہوں نا، میں ان کی پارٹی کی رکن تو ہوں نہیں، لیکن کمنگ فرام اے اسٹینڈ پوائنٹ جہاں آپ جوڈیشری کا حصہ رہی ہیں، بڑا امپورٹنٹ جسٹس صاحبہ. بات یہ ہے کہ زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں بھیج سکتا کورٹ اریسٹ کرنے کے لیے. اپنی مرضی سے جو گئے ہیں وہ گئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں گئے. تو میرا خیال ہے شاید ان کا یہی اپنا اندیہ ہوگا کہ اندر جائیں گے تو جان کو خطرہ ہے. ویسے پولیٹیکل پرزنرز کو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر ان کو جیل میں کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ تو بڑی ایک ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے. We'll continue with the same topic. پنسودا صاحب کی طرف جائیں گے after a break. ویلکم بیک آفٹر بریک. احمد پنسودا صاحب کی طرف جانے سے پہلے جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ویری کوئکلی، آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہی تھیں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے اور سیکیورٹی اور تمام معاملات جس طریقے سے آگے چل رہے ہیں، تو آبویسلی یہاں ایک سیاسی پرابلم تو ہے ہی ہے، لیکن ایک آئینی اور ایک قانونی مسئلہ بھی ہے. اور وہ آئینی اور قانونی مسئلے کے اندر ہمیں سب سے زیادہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت یہ کہنے کے باوجود کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، عدلیہ کی تعظیم کرتے ہیں، جب ان کے احکامات ماننے کی باری آتی ہے تو پھر عدلیہ کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ آپ سسٹم کو جو ہے وہ تو خراب نہ کریں. یہ موقع ہر لیڈر پہ آتے ہوئے جس صاحبہ کیوں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے؟ آئے روز
اصل میں بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی سہولت دیکھتا ہے. اب سب سے بڑی تو مجھے مسئلہ جو نظر آ رہا ہے تحریک انصاف میں کہ سوائے عمران خان کے ان کے پاس کوئی قیادت ہے ہی نہیں. اس لیے تو یہ کنٹیمپٹ ہے نا جو ہر وقت ان کے پاس آتے ہیں, وارنٹس تو وہ جاتے نہیں ہیں. کہ اگر کسی وجہ سے ان کو کچھ اچھا برا ہو جائے, آگے ہے ہی کون؟ کیا پارٹی ایک شخص پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اور بھی تو ہونے چاہیے نا قیادت میں لوگ جو آگے چل سکیں, جو کوئی بات کر سکیں پارٹی کے متعلق. لیکن ایسی کوئی انہوں نے صورتحال رکھی ہوئی نہیں. حالانکہ دنیا کی ہر پارٹی جو ہوتی ہے اس میں ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ بنائی نا جسٹس صاحبہ ٹیم, انہوں نے پرویز الہی صاحب کو لے آئے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر ہیں. نہیں, یہ کہنے کو تو ہیں, لیکن جب کوئی بات کرنے کا موقع ہوتا ہے یا پارٹی کا موقف پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جسٹس ناصر اقبال صاحبہ آپ کی کچھ آڈیو منقطع ہوگی, بٹ تھینک یو ویری مچ. عاطف خان صاحب, یہ سوال کا جواب تو دے دیں. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ون مین پارٹی ہے اور کوئی آگے چلانے کو ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب علیل ہو گئے ہیں تو باقی ساری پارٹی ایک طرح سے ہالٹ پہ آ جاتی ہے. ابھی پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا ہے, یا عاطف خان جیسے لوگ بھی پڑے ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب آتے ہیں ایک دم سے ہی بیگز پریزیڈنٹ کی کرسی. کوئی اس بارے میں ایک کچھ سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں ود ان دا پارٹی, بیکاز آئی ہیئر فرام مائی سورسز کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگا یہ. دیکھیں, جو جسٹس صاحبہ نے بات کی کہ لیڈرز تو ہمیشہ سے پارٹی میں, یا جس آدمی نے پارٹی بنائی ہو, ایک فاؤنڈر چیئرمین ہو, تو آبویسلی اس کی ریپلیسمنٹ تو اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح کہ بالکل اس کے ایکویلنٹ ہو. لیکن یہ ہے کہ پارٹی میں میرے خیال میں ہماری پارٹی میں اسد عمر صاحب ہیں جو کہ پولیٹکس میں نہیں تھے, ابھی ماشاءاللہ سے ایک نیشنل لیول کے وہ لیڈر بن گئے ہیں. اس طرح شاہ محمود صاحب تو پہلے سے پولیٹکس میں تھے, پرویز خٹک صاحب ہیں. یا جو ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں جو تحریک انصاف کی ینگ لیڈرشپ اوپر آئی ہے, اس میں آپ دیکھ لیں مراد سعید ہے, اس میں عماد اظہر ہے, اس میں چیمہ صاحب ہیں اور عمر سرفراز چیمہ, یا ہمارے صوبے میں اور کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے پولیٹکس میں نہیں تھے اور وہ ٹھیک ہو گیا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں. باقیوں میں تو آپ دیکھ لیں اس میں تو وہی لوگ ہیں بس جو شروع سے آ رہے ہیں, ان کے پاس پوری نسلیں ہیں نا آگے. عاطف خان صاحب, بہرحال بیرسٹر احمد پنسودا صاحب, اگر اب آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو وہی سوال کہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری امیرنٹ ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, we'll try connecting him again. نثار کھوڑو صاحب, thank you very much for joining us in the show. کھوڑو صاحب, آج زرداری صاحب ہم لوگوں کو پنجاب کے گراؤنڈز پہ نظر آئے. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر پنجاب میں کم بیک کرنے کو تیار ہے. پھر پیپلز پارٹی پہ الزام آئے گا کہ اپنے اتحادیوں کو کمزور کر کے آپ اپنی سیاست کو پنجاب کے اندر پھیلانے کے لیے آئے ہیں. کھوڑو صاحب, کیا ایسے یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اسپیشلی آج کی زرداری صاحب کی تقریر کے بعد, اس کے اندر کوئی آپ کو دم نظر آتا ہے؟ آپ نے خامخواہ ہم پر الزام لگا دیا. آپ نے خامخواہ ہم پر الزام لگا دیا. اچھا, ہم پی ڈی ایم کے حصہ نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب کی پارٹی زیادہ بڑی تھی. جمہوری تقاضا یہ تھا کہ ہم ان سے چھوٹا گروپ ہونے کی وجہ سے ان کو آفر کرتے کہ اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں تو آپ اس میں لیڈ لیں. ہم نے صرف یہ قصور کیا. شہباز شریف صاحب نے, اس کی پی ایم ایل این نے اور دوسری جماعتوں نے اس چیز پہ ایگری کیا اور حکومت چینج ہوئی اور وہ وزیر اعظم بن گئے. وزیر اعظم بننے سے بھی بہت سے لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. پارٹیوں کو تقویت ملتی ہے, پارٹیوں کو حکومت کی وجہ سے تقویت بھی ملتی ہے. عمران خان کو بھی ملی تو پی ایم ایل این کو بھی ملی تو سندھ میں چلو پیپلز پارٹی کو بھی ملتی ہے. تقویت ضرور ملتی ہے. ہم نے کوئی ان سے دشمنی نہیں کی. رہی بات کی ہم نے کوئی ان سے دشمنی نہیں کی. ضلع میں جائیں, پنجاب کے ہر ڈویژن میں جائیں, اگر آپ کو موقع ملے تو ہر تحصیل میں جائیں. ٹھیک ہے, یہ پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں ہوتی تھی اور سارے ملک میں ہوتی تھی, ابھی کیوں نہ جائیں؟ کھوڑا صاحب, اب ذرا مقابلہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گیلپ کا ایک سروے آیا ہے,
उसके अंदर पॉजिटिव ओपिनियन जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के बारे में है वो सामने आई है। 61% इमरान खान साहब के बारे में अच्छा सोचते हैं, 36% नवाज शरीफ साहब के बारे में अच्छा सोचते हैं, 36% बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में अच्छा सोचते हैं, और फिर मरीम नवाज साहिबा, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर मौलाना फजलुर रहमान और एंड पे जरदारी साहब आ रहे हैं। खोड़ो साहब, ऐसी सूरत हाल में पंजाब में कैसे कम बैक करेंगे? हमने अपना एफर्ट करना होता है, रिस्पांस लोगों का है। जरदारी साहब क्या कहें, एक जरदारी सबसे यारी, हम यारी निभाते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं तो किसी को क्या एतराज है? ये यारी बढ़ाने के इम्कानात खान साहब तक पहुंच सकते हैं? खोड़ो साहब, आतिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आतिफ खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक यारी बढ़ाने के इम्कानात पहुंच सकते हैं या नहीं? वो कौन है? आतिफ खान साहब वजीर हैं KPK के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने मानी शख्सियत है। मैं कह रही हूँ उनकी जमात से कोई पींगे बढ़ाने का कोई इरादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? कौन सी जमात है उनकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खोड़ा साहब, वो कहाँ है? वो है कहाँ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है? हाँ जी, 61% उनकी पॉपुलैरिटी है खान साहब। हमने एक सेकंड माफ कीजिएगा, हमने 12 उनको कहा कि मेज पे आके बैठो। उसके सदर साहब ने कोशिश की कि जी आपस में बैठें। बैठना तो उसको खुद को आता नहीं है। अच्छा। और फिर इनकार कर देता है, तो फिर उससे बात करने की जरूरत क्या हुई? हम भी अवाम के सामने, वो भी अवाम के सामने, जो अवाम फैसला करे। बातचीत करने की क्या बात है? ठीक है, यानी यारी रखने की क्या बात है? मुझे ब्रेक पे जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ। उसके बाद अहमद पंसौता साहब की ऑडियो भी हम तक बिलाखिर पहुंची गई है, एंड विल टॉक टू हिम एज वेल अबाउट इट। और आतिफ खान साहब से इस बात का जवाब भी लेंगे कि यारी वारी कोई नहीं बढ़ने लगी खान साहब से। वैसे तो उधर भी कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्राउंड जहाँ हमारे सियासतदान बैठ कर अपने सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल कर सकें, हर चीज़ पर अदालत में ना जाए। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन विल कीप ऑन गोइंग ऑन विद द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पंसौता साहब, डायरेक्टली वही सवाल आपके सामने, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात कितने कवी हैं और कितने कमजोर हैं? देखिए जी, पहली तो बात ये है, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो कानून के मुताबिक आपने देखी। जो पाकिस्तान में एक आम तासुर बन गया है कि हर शख्स जिसके ऊपर FIR है उसको आपने गिरफ्तार करना है, ये पहली बात है, गैर कानूनी तासुर है और इसको जायल करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की और तमाम की जूरिस्प्रूडेंस है कि जहां पर अगर कोई तफ्तीश के लिए बहुत रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, सस्पेशन है, आपको बुलाना मतलूब है, आपको गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, आप कर सकते हैं। लेकिन इन 90% ऑफ द मैटर्स अगर वो शख्स खुद पेश होने के लिए तैयार है तफ्तीश ज्वाइन करने के लिए, तो गिरफ्तारी जरूरी और उसकी मतलूब नहीं है। पर खान साहब नहीं पेश होने के लिए तैयार ना? नहीं, ये ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं, मैं इस तफ्तीशी इदारे की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तो आपको जो जिसके लिए उनके वारंट इशू हुए थे वो तो उनको इंश्योर करनी थी अटेंडेंस, और वो अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके सामने सस्पेंड कर दिए। अब अगली सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं भी आपका थोड़ी देर पहले बात सुन रहा था फर्स्ट सेगमेंट में, अगर आप तकाबली जायजा करें दोनों पॉलिटिकल लीडर्स का, तो 76 केसेस जो है वो एक आम शहरी पे तो नहीं होते। जो कहा जाता है कि जी क्या ये फैसिलिटीज एक आम शहरी को भी मिलती हैं, एक आम शहरी पे तो 76 केसेस नहीं होते, एक आम शहरी पे 1 या 2 केसेस होते हैं। हमारे पास आता है, हम उसके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज इस सिस्टम के अंदर क्रिएट करते हैं लीगली, और बहुत दफा उसको डिस्पेंसेशन भी मिलती है हाजिरी से, बहुत दफा वो नहीं पेश होता, और ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। जब आप एक पॉलिटिकल लीडर का, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो या खान साहब हो, उसका तकाबली जायजा एक आम शहरी के साथ करते हैं, वो इन द फर्स्ट प्लेस बनता ही नहीं है। एक आम नहीं, लेकिन हम लोग तो नहीं कहते ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान।
पंचौता साहब मैं उसी पर नहीं, वो बेसिकली दो पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स है ना, नहीं हो तो फिर सकते। या तो एक्सेप्ट नहीं, करें। मैं उसी पर ही आने लगा हूं। देखें, पहली बात यह है कि एक आम शहरी के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस 99.9% चांस है कि नहीं होता। ठीक हो उसके ऊपर मोस्टली लेजिटिमेटली जेन्युइन केस होता है जिसको वो जाके कंटेस्ट करता है। अब आपको खुद पता है कि लेट से नवाज साहब हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, अगर उनके ऊपर 10 सही केस है तो 70 केस हर एक पे झूठे हैं। अब उन झूठे केसों के लिए अगर आपने उसको इन्वॉल्व रखना, और गवर्नमेंट का हर मिनिस्टर कह रहा है कि जी इंशाल्लाह कल गिरफ्तार होंगे, परसों आ जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले कैसे आउट है? अच्छा, वैसे खान साहब की गिरफ्तारी का बताए ना पंचौता साहब, आपको नजर आ रही है होती हुई या नहीं आ रही नजर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि गिरफ्तारी पॉसिबल होगी। उसकी वजह ये होगी कि वो उनके लीगल ऑप्शंस जो है वो अपने इन्वोक करते रहेंगे, ठीक। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम हर केस के अंदर ही विल चैलेंज इट, या हाई कोर्ट चले जाएंगे या इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वहां चले जाएंगे। सही। एंड आई डोंट सी हिम गेटिंग अरेस्टेड। बाकी अगर राणा साहब तुल जाए मतलब तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आतिफ खान साहब, अब जरा आते हैं पंजाब की तरफ। कल लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली होने लगी और इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल पंजाब ही सियासत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आएगा, और इसलिए आएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी पंजाब के अंदर रहती है, और ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, इस बात का इदराक जरदारी साहब को भी है, और इसी के ऊपर लड़ाई PMLN की भी है क्योंकि वो अपना तख्ते लाहौर नहीं छोड़ना चाहते। आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की हुकूमत, बुज़दार साहब जैसी हुकूमत करके कमज़ोर है या ताकतवर है इस टाइम पर? देखें अनिका, पहले आपने एक जिक्र किया एक सर्वे का, वो तो मैंने नहीं किया, ना तहरीक इंसाफ ने किया है, ना आपने किया है, जिसमें इस वक्त उस तहरीक इंसाफ की या उसके लीडर की, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 64% है या वटेवर 61%, लेकिन उसके जो सेकंड नंबर पे है ऑलमोस्ट डबल है उससे, वो 30s में है, ये 60s में है, तो ऑलमोस्ट डबल है उससे, जिसको खोड़ो साहब कह रहे हैं कि जी ये कौन है। तो ये तो पॉपुलैरिटी की पोजीशन है, और उसमें आप ये देख लें कि अगर यही माइंडसेट है कि जी जिस पार्टी की लीडरशिप या जिस पार्टी की रेटिंग्स अवाम में इस वक्त ये वाली है, तो वो तो ऑब्वियसली पंजाब में इंशाल्लाह, पंजाब से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सीट्स हैं, उससे तहरीक इंसाफ को ही हुकूमत मिलेगी। इलेक्शन अगर होते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों, लेकिन इनका मसला जो आप अभी इनसे पूछ रही थी कि जी जरदारी साहब आए हैं और इन्होंने कहा कि जी हम तो पाकिस्तान है, पंजाब है, हर किसी को इजाजत है, और पहले वाकई पीपल्स पार्टी होती थी, पंजाब में भी थी, पूरे मुल्क में भी थी, लेकिन उस वक्त भुट्टो साहब थे, उस वक्त बेनजीर साहिबा थी, उस वक्त जरदारी साहब नहीं थे। जरदारी साहब ने माशाल्लाह से सुपड़ के रख दिया पार्टी को। और दूसरी बात ये कि ये लोग जो माइंडसेट है, इनको भी ये एहसास नहीं हो रहा कि मुल्क चेंज हो गया है। ये अभी तक वो पुराने लैंडलाइन नहीं होते थे, ये अभी तक वही। मैं इसका जवाब जरा खोड़ो साहब से लूंगी, मेरे पास सिर्फ 60 सेकंड्स रह गए हैं। खोड़ो साहब, इन अदर वर्ड्स आतिफ खान साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में है। इलेक्शन के डायनेमिक्स पे अगर मैं बात करूं तो जो 2002 की इलेक्शन हुई थी उसमें पंजाब में हमने 90 से ज्यादा सीटें जीती थी, और 2008 में जब इलेक्शन हुई तो हमारी सीटें कम हुई, 13 में कम हुई। हम 90-91 में पंजाब में काफी थे, 88 में काफी थे। तो ये ग्राफ नीचे और ऊपर जाता रहा है। मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसा हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ। तहरीक इंसाफ पहली दफा पंजाब में जीती है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी वहां भी नहीं थी तहरीक इंसाफ, उनको कुछ लोग मिला दिए गए, उसके बाद उनकी मेजॉरिटी बनी। तो मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, मेजर ग्रुप जरूर कह सकते हैं। PMLN इनसे ज्यादा बड़ा ग्रुप था, PMLN पंजाब में इनसे ज्यादा बड़ा ग्रुप जीत के आया था, लेकिन उनके साथ लोग मिले नहीं, इनके साथ मिल गए, और ये अपने आप को सब कुछ समझ रहे। अलग ठीक है, जो अवाम का फैसला वो सबका फैसला, ठीक है, सारी कौम का फैसला माना जाएगा, राइट, आइन का फैसला माना जाएगा, वो तो कल अवाम ने फैसला करना है ना। मेरी धोखेबाजियां, उनकी दगाबाजियां, किसी की चालबाजियां, किसी की कुछ भी,
ये तो फैसला अवाम ने करना है। ये मैं तमाम और बाजियां, खोड़ो साहब थैंक यू वेरी मच, आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया, जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थी, अहमद पनसौता साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन ये सारी बाजियों पे बाजी ले जाएगी अवाम का वोट, लेकिन क्या अवाम के वोट को हमेशा से पाकिस्तान में चलने दिया जाता रहा या नहीं जाता रहा? 70 के बाद तो सारे के सारे इंतखाबात कंट्रोवर्शियल होते रहे, तो ये इंतखाबात कैसे बताएंगे कि अवाम असल में क्या चाहती है? बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।